स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का कंप्लीट जो है मैराथन लेके आए हैं। इसमें 5 सेट पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें 2026 का मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, वर्मा प्रेस सब कराया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए पूरा, ताकि अंतिम समय में आपका तैयारी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश स्पीड में पढ़ते हैं आज, क्योंकि जल्दी से खत्म करना है। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। मतलब किताब के बारे में बताया गया है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपने लिए तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? वह हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का क्या कारण है? तो पढ़ने की आदत कम हो गया है क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर पे अधिक समय हम लोग बिताने लगे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लोग अपने अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पे बिताने लगे हैं। कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो पढ़ के चल जाइए, आपका एकदम मिल जाएगा क्वेश्चन बहुत। प्रतिदिन पुस्तक के साथ समय बिताने से क्या लाभ होगा? देखिए ऊपर में दिया है, प्रतिदिन पुस्तक के साथ समय बिताने से क्या लाभ होगा? देखिए आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तक के साथ बिताए तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। क्या करेगा? मानसिक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। लोग अपने ये सॉरी मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है प्रतिदिन अगर पुस्तक के साथ हम समय बिताए तो। 4 नंबर, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार क्या है? शिक्षा। ज्ञान, शिक्षा मिला हुआ है दोनों। चलिए अब पद्यांश है। पर्वत कहता है शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल मन। पृथ्वी कहता है धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। पहला है प्रकृति कविता प्राकृतिक संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख देती है? तो मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाइए। कविता में पर्वत का क्या संदेश है? ऊंचा, ऊंचाई और महानता। पर्वत कहता है शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? गहराई को। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन परिस्थिति का प्रतीक है? कठिनाई और सफलता का। चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब उठता गिरता है तो कठिनाई और सफलता आती है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ये मिश्र वाक्य है। पहला है प्रधान वाक्य, दूसरा उस पर आश्रित है। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि दोनों अलग अलग है और से अलग है। फल खाया जा रहा है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। अगर फल खाता होता तो कर्तरीवाच्य होता। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल क्या है? तो आपको पता होगा संज्ञा है बादल। क्या है? संज्ञा है। आगे देखिए 13 नंबर, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। इसमें कौन सा अलंकार है? 13 का होगा आपका उपमा, जो कि दिया नहीं गया है, आपका उत्प्रेक्षा दिया गया है। कई लोग इसको उपमा बोलते हैं और हम इधर उधर सर्च भी किए तो वहां पे उपमा बताया गया है। त्रिलोक किस प्रकार का समास है? ये द्विगु समास है, क्योंकि त्रिलोक में 3 मतलब संख्या का बोध हो रहा है। ईमेल लेखन किससे संबंधित है? यह है आधुनिक संचार माध्यम से। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाता है, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, श्लेष या अतियोक्ति। देखिए कहीं कहीं मानवीकरण दिया है और ये अगर नहीं रहता तो रूपक, वैसे ये रूपक होगा, कोई कोई इसको मानवीकरण, लेकिन रूपक यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूज वाला चीज है। इसका आंसर होगा रूपक, लेकिन नहीं दिया है तो कहीं कहीं इसको मानवीकरण माना गया है। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे शुरू। यही सब में आपका 1-2 नंबर कट सकता है कंफ्यूजन में। अब चलिए किताब वाला। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। हाथ मुंह धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरने नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रही थी। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादल की परत ने चांद को ढककर रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घर से लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटी सी, घुंघराऊ की खनखनाहट सी और आंखें अन्यास भर आई।
ये क्या है आपका, ये लेखिका वाला है जो यात्रा करने गई है। लायुंग किस प्रकार की बस्ती है, शांत और नन्ही सी। उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है, मंदिर की घंटी और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से। तुम्हारी यह दंतरुनी मुस्कान, मतलब ये बता देता है ये दंतरुनी मुस्कान का है। मृतक में भी डाल देगी जान, धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ क्या है, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। धुली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का क्या अर्थ है, गात का अर्थ है यहाँ पे शरीर। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता है, तो खेल के साथियों को। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेके आया, तो योग संदेश। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है, वीर गाथा, वीर रस। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की गई है, यहाँ पे बादल की तुलना किया गया है, यहाँ पे धरती कवि आकाश। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की गई है, ये उत्साह से किया गया है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, इसमें ऑप्शन ही गलत है, छोटे बच्चे होगा। समझ गए आप लोग, छोटे बच्चे से किया गया, यहाँ पे दिया ही नहीं है, धरती आंसर दिया है। यह दंतरुनी मुस्कान कविता के कवि क्या है, नागार्जुन। दंतरुनी नाक कौन, दांत कौन दिखाता है, नाग साहब। जितन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, दलाई लामा। फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है, मिट्टी का। नदियों के पानी का जादू है, हाथ के स्पर्श की महिमा है। संगीतकार का क्या अर्थ है, मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक। मनु भंडारी का हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या थी, शीला अग्रवाल। हरदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी, दोनों ही क्या थे, देशभक्त थे। समझ गए। अब चलिए सेट 2 पे चलते हैं। चलिए सेट 2 देखिए। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ न बनकर, या आत्मनिर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आधार देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है। इसके इरादे पर नाचने का बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। इसकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पड़ता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्ति विहीन जीवन वास्तव में गृह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता। चलो अब देखते हैं स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है, अपने पैर, मतलब अपना सहारा खुद बनना। चलिए आगे देखते हैं। परावलंबी लोग कैसे होते हैं, मतलब दूसरे पे आश्रित। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझता है, ये समझता है आत्मनिर्भर व्यक्ति। व्यक्ति विहीन जीवन किसके समान होता है, ये होता है पशु और कीड़ों मकोड़े के समान। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये है काव्यांश। रणभेरी सुन यह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जलकन ढुलक रहे होंगे। जलकन मतलब आंसू। कर्तव्य प्रेम उलझन में पद भूल न जाना, पथिक कहीं वेदी पर बैठे महाकाल, जब नर बलि चढ़ा रहा होगा, बलिदान अपने ही कर से निज मस्तक बढ़ा रहा होगा, उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ भूल न जाना, पथिक कहीं। यह कविता कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, देशभक्ति। पथ भूल न जाना, पथिक कहीं में पथिक कौन है, तो ये है सैनिक। कुछ जल कण लुढ़क रहे होंगे, इसके लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बहन, माँ, पत्नी। किसके कण लुढ़क रहे होंगे, मतलब आंसू, इनमें सभी। कौन सा कथन असत्य है, सैनिक निज स्वार्थ के लिए असमंजस में है, ये गलत है, अपना स्वार्थ नहीं, पूरा देश का। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये क्या है, आक्रामक क्रिया, आपको पता होगा। उड़ना, उड़ना, नाचना, सोना, रोना, ये सब अकर्मक क्रिया है। नाचना, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र, सकर्मक है। सिनेमा देखती है, क्या देखती है, सिनेमा। गाना गाता है, क्या गाता है, गाना। तो मयूर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्ता और क्रिया हो उसको बोलते हैं अकर्मक, जिसमें कर्ता क्रिया के साथ कर्म हो उसको बोलते हैं सकर्मक। आगे, जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं, ये मिश्र वाक्य होगा क्योंकि इस पे आश्रित है ये वाक्य। मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। वह रात और दिन मेहनत करता है। पतंग का एक अर्थ है सूर्य और दूसरा अर्थ क्या है, गुड्डी। जिस वाक्य में कर्ता के काम की प्रधानता होती है वह कौन सा वाच्य होता है, कर्तरी वाच्य। 3 प्रकार का वाच्य होता है। यथासंभव कौन सा समास है, यह अवयवी भाव समास है, पहला अवयव है इसमें।
चलिए अब देखिए गद्यांश। पान वाले के खुद के मुंह पान ठुसा हुआ था। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखें ही आंखों में हंसा। पान वाला कैसा आदमी था? काला मोटा और खुशमिजाज। किसके मुंह में पान ठुसा हुआ था? पान वाला। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देता यह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो ये किसने लिखा था? मुख्य गायक की आवाज कैसे होती है? ये होती है चट्टान जैसा भारी। संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? तो भाई हो सकता है, दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है। संगतकार मतलब जो मदद करता है अपने मुख्य गायक को। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? कैप्टन चश्मे वाला। सुई धागा का आविष्कार क्यों हुआ होगा? शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब उसका इकलौता बेटा मर गया। लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का कारण था विचारों की भिन्नता। घेर घोर घोर गगन धराधल ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? यह उत्साह का। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? प्रकृति और मनुष्य के। निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह दंत्रोनी मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा था? बालक, शिशु या बालक। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये सब खेलते थे। मिठाई की दुकान सजाते थे, खेती बाड़ी, बरस का जुलूस। लायों की सुबह कैसी थी? बेहद शांत और सुरमय। चलिए अब सेट 3 पे चलते हैं। चलिए अब हिंदी का सेट 3 देखिए आप। सांस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते रहेंगे। जन्मत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, ना ही अपने चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उस सपनों में भी रस लेता है जिस सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेते, वह अपने विचार में रमा हुआ ही किताब पढ़ते हैं। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ बकरी का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेले पर ही गमन रहता है। अनाबेल्ट बेनेट ने एक जगह लिखा कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह सांस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं है। तो किसकी जिंदगी सबसे बड़ी है? सांस की। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह किस जीव का काम है? साधारण जीव का काम। सॉरी, सी नंबर होगा, सी नंबर। सांस की सबसे बड़ी क्या होती है? सांस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो साहसी मनुष्य। चलिए अब आगे चलते हैं। धड़ाधड़ देखिए आप लोग। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदा देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा करके काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को न इससे वास्ता। बढ़े चलो तो अंत तक ही बढ़ चलो, कठिनतर गिरी उप्र उभर चढ़ो। कठिन पंथ को देखकर मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा सदा। जिसको और पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सब करा दिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। संकटों से कौन नहीं घबराते हैं? तो संकटों से कौन नहीं घबराते हैं? वीर। कठिन पथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं? तो वीर मुस्कुराते हैं, माने कर्मवीर। असंभव किसका शब्द है? ये कायरों का। व्यर्थ का अर्थ होता है, व्यर्थ माने बिना मतलब, बेमतलब। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। बच्चा सो रहा है, सोना अकर्मक क्रिया है। सोना, रोना, हंसना, नाचना, उड़ना, ये सब अकर्मक है। निम्न में से अकर्मक क्रिया क्या है? गीत गाना सकर्मक, पत्र लिखना सकर्मक, घास खाना सकर्मक। बच्चा रोता है, रोना अकर्मक क्रिया है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। ये मिश्र वाक्य है क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है, यह भी मिश्र वाक्य हुआ क्योंकि वर्षा पे मोर निर्भर है। समझ गए? जो अवयव दो पदों, दो उपवाक, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। मंगल का एक अर्थ होता है शुभ, दूसरा ग्रह का नाम है, पता होगा आपको। माँ द्वारा भोजन बनाया गया, ये है कर्मवाच। अगर रता माँ ने भोजन बनाई तो कर्तरीवाच। जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव शब्द। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। माने काशी को आनंद कानन बोला गया है। काशी में कलाधर हनुमान वंदित विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खान है। काशी में हजारों साल का इतिहास है। इसमें पंडित कंठे महाराज विधारी है, बड़े रामदास जी है, मौजूद खान है। इन सबके उपयुक्त होने का अपार जन है। काशी को किसका पाठशाला कहा गया है? संस्कृति का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपका एग्जाम में। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन। चलिए आगे देखिए।
फसल क्या है और कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है या हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। फसल किसका जादू है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है नदियों के पानी का जादू। फसल किसका रूपांतरण है? तो किसका रूपांतरण है फसल? सूरज की किरणों का। समझ गए? आगे देखिए, लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? ये मामूली वर्ग का प्रतीक है, साधारण लोग खाते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? कैप्टन, चश्मे वाला जिसको बोलते हैं। मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया? हिंदी की प्राध्यापिका। इसका हिंदी की प्राध्यापिका का नाम था शीला अग्रवाल। बाल गोविंद भगत का पद कैसा था? मझोले कद के गोरे चिट्ठे व्यक्ति। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? उद्धव को। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता है? फागुन की, जब होली आता है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? श्री राम ने। गोपियों ने करही ककरी के समान किसे बताया? योग संदेश को। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा गया है? स्विट्जरलैंड। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठ के लिखी थी? रेलगाड़ी पे। सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। चलिए अब सेट 4 पे चलते। चलिए देखिए सेट 4। हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करता है। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते। कितना बार ये पैसेज पढ़ाए होंगे पता नहीं। ये केवल तरल द्रव्य मैंने पदार्थ या भोजन से, वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाता है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे भी तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ अस्पष्ट दिखाई देता है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नाल है। मतलब ये पेड़ है, इसमें बहुत सारा होता है, जैसे धमनी सिरा होता है, इसी तरह इन्हीं सब नालों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर का रस का संचरण होता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है? पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? दांत नहीं होते। गाछ वृक्ष किस के द्वारा माटी से रसपान करते हैं? जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाते हैं? जब उसको पानी नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। हंस लो दो क्षण खुशी मिलेगा, वरना जीवन भर कृतज्ञ। किसका जीवन है हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता? सदा सर्वदा संघर्ष को इस दुनिया में किसने जीता? खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितना रोज चमकते तारे कितने रह गए, कितने रह रह गिर जाते। हजारों शशि भी छिप जाता है जब सावन घन घिर जाता है। उगता ढलता रहता सूरज जिसकी साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाले वे ऊंची ऊंची मीनारें, मिट्टी से मिल जाते हुए छिन जाते हैं सभी सारे। दूर तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कन कन है। यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्कुराओ उसके संग जाकर। यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर। झांको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंब सबका आनंद है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है? क्रंदन। दूर तलक किसकी गाथा है? धरती की। नील गगन का एक शब्द क्या होता है? ये है नीलांबर, नीला है जो गगन। खिलता फूल क्या हो जाता है? मलान हो जाता है। ड्राइवर बस चला रहा है, इनमें से कौन सा भेद है? ये है, क्या चला रहा है? बस। सकर्मक क्रिया। चलिए आगे देखिए। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों हो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो उसको बोलते हैं अकर्मक। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, तुम स्कूल जाओ और मैं घर, चले तुम स्कूल जाओ और मैं घर पे रहूंगा, ये संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये भी संयुक्त वाक्य है। बालक चांद की ओर देख रहा है, और मतलब तरफ, एगो और मतलब एंड होता है। चलिए आगे देखिए। घटा का एक अर्थ होता है घटना, दूसरा अर्थ क्या होता है? बादल। घटा सावन की घटा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, द्वारा लिखा है तो ये होगा कर्मवाच। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास। छोटा शब्द होता है ये। अब बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने घर देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ हम देने वाले पे भी हंसता है। ये है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख होता है? कौम के मानसिकता और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा का। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। आगे देखिए। विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन विश्व के निदान के सकल जन, अज्ञात दिशा से अनंत को घन। ये है उत्साह। श्रीकांत त्रिपाठी निराला। बादल बला। जल से फिर शीतल कर दो का संकेतार्थ क्या है? शांति और सुख लाना। कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है? तो अज्ञात दिशा से आने वाली। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा होगी? पेट की आग को शांत करना होगा। ए नंबर बिल्कुल सही है। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए कहाँ जाते थे? मैंने बिस्मिल्लाह खान, बालाजी मंदिर। चलिए आगे चलते हैं।
लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानता है? खीरा बेचने वाला। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरा खरीदा था। क्या खरीदा था? खीरा। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? यह है उत्साह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणें, किसानों का मेहनत। उपयुक्त सभी। हमारे हरील की लकड़ी, पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। संगीतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? तो ये प्रमुख गायक को। गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? किसी नए कार्य की शुरुआत में। लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठता था? विस्फोट का, जब वो हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था। अब चलिए सेट 4 पे। सॉरी, सेट 4 हो गया, ये आपका सेट 5 है। एक बार स्पीड में देख लीजिए। शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पोषण हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिली तो उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। और जिसे शुरू से ही अनुशासनहीन समाज में पाला पोसा गया है, उसके परिवार में शिष्टाचार की हवा भी नहीं बहती। स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसमें शिष्टाचार का अभाव रहेगा, भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो। अपनी माँ बहन के समान ही दूसरे स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार का और समान तत्व है। चलिए देखिए, शिष्टाचार किसका घोतक है? ये संस्कृति का। शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा आचरण। शिष्टाचार का समान तत्व क्या है? यह है बड़ का सम्मान करना। जिसका आचार विचार शिष्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति सुसंस्कृत होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम के साथ लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते, किंतु पथ के कंटक को हम सुमन मानते, माने फूल मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम के साथ लक्ष्य तक। धनुष से जो छूटता है बाण कब में ठहरता है? मतलब लक्ष्य को भेदता है। देखते देखते वह लक्ष्य की ओर वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक। बस वही है पथिक जो पद पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? लक्ष्य तक। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुंचती, कालिमा का नाश करती, जो ही जगभग जगत धरती, जो ही हम पुंज फिर हमको अम्मा से भीति के साथ। लक्ष्य। धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है? लक्ष्य को भेदता है। लक्ष्य के पथिक कंटक को क्या मानते हैं? पुष्प। बाल रवि की किरणें कैसी होती है? ये स्वर्ण। कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? लक्ष्य तक। चलिए आगे चलते हैं। माली ने फूल तोड़े किस वाक्य में कौन क्रिया है? इस वाक्य में कौन क्रिया है? सकर्मक। क्या तोड़े? फूल। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? कार चलाना, उड़ना अकर्मक, हंसना अकर्मक, सोना अकर्मक। राम कार चला रहा है, ये है। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक होता है? मिश्र वाक्य, सरल संयुक्त मिश्र। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक होता है? आश्रित उपवाक। मैं डैश आगरा जाऊंगा इसलिए, और कल, मैं कल आगरा जाऊंगा, बिना भी नहीं होगा, ये है अवयव। इस पर लिंग वचन कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए? आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा होता है सामान्य। मजदूर के द्वारा पेड़ काटा गया, ये कर्मवाच है। अगर रता मजदूर ने पेड़ काटा तो कर्तरीवाच। नीलकंठ किस प्रकार का समास है? बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि समास में स्पेशल चीज आता है, मतलब दो अर्थ को छोड़ के कोई तीसरा अर्थ बन जाता है। नीलकंठ माने नीला है जो कंठ, अर्थात भगवान शिव, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, जो सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला को मिल गई। मतलब ये है एक कहानी। यह भी लेखिका मनु भंडारी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? एक कहानी। यह भी बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ? हीन भावना। हरि ए राजनीतिक पढ़े आए, समुझी बात मधुकर के समाचार। ये किसका है? पद, सूरदास। प्रस्तुत पद में कौन राजनीतिक पढ़कर आए हैं? श्री कृष्ण। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भौरा। चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? संगमरमर, सफेद संगमरमर। ये कौन बनाया था? हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। जितन का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो सुनीता। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर दास को। शहनाई की ध्वनि को क्या कहते हैं? मंगल ध्वनि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मंगल ध्वनि। परशुराम के गुरु कौन थे? ये थे शिव। सूरदास की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। तप्त धारा का संकेत अर्थ क्या होता है? गर्म धरती, तप्त धारा। गंगटोक किस, गर्म धरती को तप्त धारा, धारा माने धरती होता है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं। परशुराम गुरु
के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते हैं? धनुष तोड़ने वाले का वध करके। मैया कौन सा तेल भोलेनाथ के सिर में डाल देती थी? सरसों का तेल। इसको कहीं कहीं कड़वा तेल भी लिखा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सब कोई वीडियो को देखिए। स्पीड में इसलिए बताएं क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है। बाकी हम अगर आपको धीरे धीरे पढ़ना है तो चैप्टर वाइज सेट वाइज बना दिए, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देखिए। 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, धन्यवाद।